नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज के लेक्चर में हम समझेंगे चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 हमारा है यूनिट 1 का, जिसमें हम समझने वाले हैं मैन्योर, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर और आईएनएम के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए। हमारे जो एग्रीकल्चर जो हम सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? आईएनएम, जो कि एग्जाम को लेकर के भी आई है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ हम इजी जो है स्टेप्स में समझने वाले हैं, एक एक चीज करके बारीकी से। हम एक एक चीज को जो है वो टुकड़ों में बांट करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैन्योर क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा खाद के बारे में, आपने कई बार सुना होगा अपने हिंदी भाषा में हम समझते हैं, या फिर हम कह लें कि एक खेती के भाषा में हम समझे तो हम खाद जो कहते हैं मैन्योर। तो मैन्योर होता क्या है? तो एक्चुअल में मैन्योर वह जैविक खाद है जो पौधे और पशुओं से अपशिष्ट होते हैं, मतलब कि जैसे कि गोबर होता है, पत्तियां होती है इत्यादि। ठीक है, इसी से बनती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के में काम आता है। जैसे हम फार्मियार्ड मैन्योर के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए गोबर की खाद। ठीक है, जो कि गांव डंग से बनती है। तो ये आप समझ गए। अगर वही हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर क्या होता है? तो फर्टिलाइजर के बारे में भी आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजर जो है हम खाद दुकान से खरीद के लाते हैं, डालते हैं। तो ऐसे जो है हम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, एनपीके को हम फर्टिलाइजर में कंसीडर करते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर रासायनिक या फिर खनिज खाद होती है जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व जल्दी उपलब्ध कराती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यूरिया को कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्या आता है? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? तो बायो फर्टिलाइजर एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो कि मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसे कह सकते हैं क्या? राइजोबियम। तो अब हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या? आईएनएम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएनएम जो है हमेशा क्या है? एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है आईएनएम। और बता दूं आपको कि आईएनएम जो है 8 से लेके 10 मार्क्स वाले जो है वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या है आईएनएम? और पूरे डिटेल में जो है आपको बताना होता है। तो आईएनएम के बारे में हम समझ लेते हैं। आईएनएम एक्चुअल में होता क्या है? तो आईएनएम जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? अब आप समझ रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है न्यूट्रिएंट को मैनेज करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सभी चीजों का। मतलब सभी चीजों का कहने का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर भी हो गया, या फिर आप ऐसे ऐसे इसको समझ सकते हैं जैसे कि हमारा दो एग्जांपल है। जैसे कि ये मैन्योर है, ये फर्टिलाइजर है, इसी में हमारा साथ में आ जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर भी, बायो फर्टिलाइजर और सभी कुछ। तो आईएनएम जो है वो कॉम्बाइन होता है। आईएनएम इज द combined use of organic manure, chemical fertilizer and bio fertilizer to maintain soil fertility and crop productivity। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो ये इस तरीके का पोषक तत्व जो होता है आईएनएम के अंदर, वो ऐसी एक विधि है जिसमें खाद, रासायनिक और उर्वरक जो है हमारा जैविक जो पदार्थ है उस सभी का क्या होता है? मिश्रित होता है, जो कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए होती है। उर्वरता क्या चीज होती है? फर्टिलिटी। ठीक है, अगर आपने पहले के लेक्चर आपने देखा होगा तो सेकेंड लेक्चर में, यानी कि सेकेंड आपको जो यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, उसमें हमने सॉइल फर्टिलिटी की बात की है। उसमें भी इसका जो है हमने फर्टिलाइजर वगैरह का जिक्र किया है। तो आईएनएम जो है ध्यान में रखेंगे। अब हम समझ लेते हैं क्या इसके डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो मैन्योर का और फर्टिलाइजर का क्या क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इजी है, आप इजिली जो है वो ध्यान कर पाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैन्योर क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया है और फर्टिलाइजर का भी डेफिनेशन बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले जो है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैन्योर जो होता है वेल डिकम्पोज्ड होता है। किस चीज का? स्टेबल और बर्न का। स्टेबल क्या होता है? स्टेबल आप कह सकते हैं कि टुकड़ा वगैरह, या फिर एनिमल एक्सक्रेटा आप समझ लीजिए। एनिमल एक्सक्रेटा क्या होता है? मतलब जो वेस्टेज होता है एनिमल का, मतलब कि डंग। ठीक है, गोबर कह सकते हैं, या काउडंग जो है वो आप समझ ही रहे हैं। उसके साथ साथ क्या होता है? स्ट्रॉ और प्लांट वेस्ट, प्लांट का जो टुकड़ा होता है या स्ट्रॉ जो होता है, भूसे वगैरह, उसको जो मिला करके जो बनता है वो क्या कहलाता है? मैन्योर कहलाता है। ठीक है, वाटर के अलावा, वाटर जो है हम इसमें मिक्स करते हैं क्योंकि इसको
डिकम्पोज करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। और सॉइल में मिला देते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अब फर्टिलाइजर समझते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड होता है, केमिकल कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से बना हुआ क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? याद रखेंगे, यूरिया, ठीक है। हमारे खेतों में क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है पैट्रिक हैंड के द्वारा जो कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम ओरिजिन को समझेंगे। ओरिजिन जो है मैन्यूअर का कहाँ है? प्लांट और एनिमल से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और वही अगर हम फर्टिलाइजर समझ लेते हैं तो केमिकल और सिंथेसाइज्ड मिनरल से ही बना हुआ है। नेचर जो है इसका क्या है? ऑर्गेनिक है। और फर्टिलाइजर क्या क्या है? इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको फर्क पता है? नहीं पता है तो हम आगे बताने वाले हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक समझिए कि जो पूरी तरीके से नेचुरल बेस्ड हो, और इनऑर्गेनिक का मतलब जो होता है वो मैनमेड कहलाता है, ठीक है। मैनमेड कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। तो अब टाइप समझ लेते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है और ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से बना हुआ है। अगर वही बात कर लेते हैं मैन्योर की, तो मैन्योर जो है लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और फर्टिलाइजर जो होता है मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेस अगर हम बात कर लेते हैं मैन्योर, ठीक है। मैन्योर में जो है एज कंपेरिजन अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो मैनुअल की जो पावर है मैनुअल की, वो थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा जो है स्लो होता है, ठीक है, थोड़ा सा लो होता है। और इसी की बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइजर की, जिसका क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो वही इसके बाद मटेरियल की बात कर लेते हैं। इसमें सप्लाई जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का सप्लाई होता है, और इसी में क्या होता है? फर्टिलाइजर में आपको इनऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। वही मैन्योर में जो है वो स्लोली अवेलेबल होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो धीरे धीरे काम करता है थोड़ा सा, ठीक है। और वही फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये रैपिडली भी अवेलेबल होता है, नॉट रैपिडली, मतलब हो सकता है कि इसके तुलनात्मक जो है मैन्योर के तुलनात्मक इसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो अब सभी तरह के प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें अवेलेबल होता है। और फर्टिलाइजर में बात करते हैं तो स्पेसिफिक 1 2 to 3 न्यूट्रिएंट्स में अवेलेबल होते हैं। क्या क्या होते हैं? एन, पी, के। मेजरली एनपीके ही पाए जाते हैं, ठीक है। सॉइल हेल्थ की बात कर लेते हैं। सॉइल हेल्थ जो है इंप्रूव करता है फिजिकल कंडीशंस पे उसके, ठीक है। और फर्टिलाइजर जो है डज नॉट इंप्रूव फिजिकल कंडीशंस। वो क्या करता है? वो प्लांट को डायरेक्ट ग्रोथ करने में हेल्प करता है। वो फिजिकल इसका जो है सॉइल, मान लो जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरता नहीं बढ़ाता है उतना, लेकिन ये क्या करता है? मैनुअर, अगर मैनुअर आप ज्यादा यूज करते हैं खेतों में तो खेत का जो, खेत कहें या फिर मिट्टी कहें आप, उसकी उर्वरता जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो इसमें नो बैड इफेक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। अगर ज्यादा मात्रा में भी आप रख देते हैं तो प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की, तो एडवर्स इफेक्ट होता है और डिफिशियंसीज वगैरह हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा यूज कर लो तो खराबी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हमारा एडवांटेज क्या है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर का। ऑर्गेनिक मैन्योर का एडवांटेज क्या क्या है अभी मैंने बताया कुछ कुछ, उसी में से हम समझ लेते हैं। प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू लिमिटेड क्वांटिटी जो है हमें मिल जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, सो ठीक है। मेंटेन सीएन रेशियो। सीएन रेशियो हम पहले वाले लेक्चर में बात किए हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है सीएन का मतलब, ठीक है। इंक्रीज फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है इसको यूज करके, ठीक है। इम्प्रूव फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं तो इससे सभी प्रॉपर्टीज का क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा उसके बाद क्या है हमारा? इम्प्रूव स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। मिट्टी जो है, मान लो कि ये बुरबुरा मिट्टी है, ठीक है, बुरबुरा मिट्टी है, और इसमें अगर आपने मैन्योर ऐड किया, ठीक है, मैन्योर ऐड किया तो मिट्टी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा मिट्टी फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल। इसके स्ट्रक्चर भी अच्छे हो जाएंगे, टेक्सचर भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर मान लो ये धूरा जैसा मिट्टी है, ठीक है, पानी डालोगे ये बह जाएगा, मतलब बालू में अगर पानी डालते तो पानी कहाँ जाता है? नीचे चला जाता है, उस टाइप का इसमें होता है। लेकिन अगर इसमें खाद ऐड होगा, थोड़ा सा वेटी होगा, तो क्या होगा? पानी को रोकने की क्षमता होगी इसमें, ठीक है। जो वाटर का जो है वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद क्या है हमारा? इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, रिलीज लोअर डेप्थ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो डेप्थ जो है न्यूट्रिएंट्स का कम होता है, ठीक है, वो नीचे नहीं जाता है, ज्यादा ऊपर में ही रहता है, मतलब प्लांट्स को भरपूर जो है न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एक्ट एज मल्च, मिनिमाइज इवेपोरेशन। मल्च क्या होता है? आपने बहुत बार मल्च सुना होगा, मल्च नहीं सुना होगा
तो मल्चिंग सुना होगा, ठीक है, मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होता है, मल्च क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मल्चिंग एक ऐसा मेथड है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम वीट को है वो किल करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, वीट को किल करने में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक की जो क्या होती है, प्लास्टिक हम यूज करते हैं, ब्लैक प्लास्टिक को यूज करते हैं, जिससे कवर कर देते हैं इंटायर फील्ड को, या फिर इंटायर जो है वो क्रॉप वाले जो जगह है उसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। और जहां से प्लांट निकलते हैं, मान लो कि ये एरिया जो है हमारा प्लांट ग्रो का है, तो ये सीड पूरा बिछा दिया हमने और यहाँ से कट कर करके प्लांट्स निकाल दिए, तो जितने प्लांट्स है वही ऊपर में ग्रो करेंगे, उसके अगल बगल वाले जो एरिया है उससे क्या होगा, मल्चिंग होगा, तो इससे वीड्स वगैरह नहीं निकलेंगे या फिर पेस्ट वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसका एक और फायदा इसमें है, तो ये तो हमने पेस्ट का बताया, इसमें एक फायदा इसका न्यूट्रिएंट्स का है। जब हम लोग मान लो न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाद वाद देते हैं और मल्चिंग नहीं करते हैं, तो सनलाइट्स वगैरह या फिर दूसरे चीजों से क्या होता है, ये इसको इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसे मल्चिंग कर देते हैं, मतलब कवर कर देते हैं, बाकी वही एरिया को ओपन रखते हैं जहाँ पे हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है या प्लांट निकल रहा है, ठीक है, वही, तो बाकी वाला जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, हमारा सेफ रहेगा, ठीक है, तो ये हेल्पफुल है। अब समझ लेते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में समझ लेते हैं। इसमें मैन्योर जो है क्वारपिट होता है, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 1.20%, ठीक है। उसके बाद पी कितना होता है, फास्फोरस, ठीक है, 1.20, और इसमें पोटेशियम भी 1.20, तो इसका रेशियो जो है वो तीनों का सेम है। अगर वही मैन्योर की बात कर लेते हैं, इसमें सीप गोट और मैन्योर की, तो इसमें कितना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये चार्ट जो है वो आप देख लें या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं एरिया क्लीन कर देता हूं और ये यहाँ का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले। ये चार्ट जो है आपको याद करने की जरूरत है, या फिर एन एवरेज आप जो है वो देख लीजिए एक बार, याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ कुछ जो है वो मेन है, जो मेन क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि अभी अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है पॉज करके। ये कैटल डंग जो है इसका याद कर लेना है आपको, गोट का याद कर लेना है और कोल का याद कर लेना है, ठीक है, या फिर हाउस होल्ड का याद कर लेना है, इन दोनों में से कोई, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोन मील वगैरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब समझ लेते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर और आइल केक्स के बारे में। आइल केक क्या होता है, रेसिड्यू आइल केक, केक क्या होता है, केक खाने वाला केक होता है, एक होता है ना, एक केक बर्थडे में जो हम खाते हैं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे जो हम करते हैं, तो वो वाला केक होता है, ये आइल केक है। जैसे कि हमारा काऊ डंग केक होता है, ठीक है, उबले जिसके कहते हैं, उबले उबले जो कहो आप, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, आइल केक होता है। आइल केक जो है, मान लो कि आपने ये प्लांट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या चीज का प्लांट है, ये मान लो कि ये मस्टर्ड के प्लांट है, ठीक है, इसमें से मस्टर्ड हमने एक्सट्रैक्ट किए, ये क्या चीज में, ये एक्सट्रैक्ट हुआ, उसके बाद इसमें से तेल निकला, तेल निकला, और तेल निकलने के बाद जो इसका वेस्टेज निकला उसको हम क्या कहेंगे, खड़ी कहेंगे, ठीक है, खड़ी, यानी कि आइल केक जो ये बच गया, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है हमारा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, प्लांट्स को ग्रोथ कराने में यूज होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम नॉन एडिबल आइल केक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैस्टर केक, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना पाया जाता है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी का अलग अलग रेशियो होता है। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक एक बारीकी में देख करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो है ये किस चीज में पाया जाता है। या आप देख सकते हैं कि ये शीशम, देख सकते हैं शीशम में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, शीशम में, या फिर रैपसीड वगैरह में आप देख सकते हैं, सनफ्लावर, सैफफ्लावर केक्स में भी ज्यादा पाया जाता है, नीम केक में भी। और नीम केक का अलग भी यूज होता है, क्या चीज में यूज होता है, यूज होता है एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड में यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में, FYM। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं, डीकम्पोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ डंग, यूरिन और लिटर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, ठीक है। फॉर्डर भी आप काउंट कर सकते हैं, फिर ऑफिस में, वेस्टेज में, सब कुछ इसमें काम आता है। कॉम्पोजिशन जो होता है 0.5% नाइट्रोजन का होता है, 0.25% जो होता है फास्फोरस का, पोटेशियम का कितना होता है, 0.4% होता है। फैक्ट जो है 50% नियरली जो है कैटल डाउन, मतलब कैटल डंग जो है वो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में क्या करता है, लॉस्ट करता है। फैक्ट क्या है, बिकॉज इट इज यूज एज फ्यूल, जो है हम उसे तेल जैसा यूज करते हैं इसको, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
अब हम आपको बता दे रहे हैं कि फार्म यार्ड मैन्योर जो है हमारे प्लांट के लिए हर मामला में क्या है, फायदेमंद ही है। कहीं से कोई नुकसान नहीं है फार्म यार्ड को यूज करना। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके कंपोस्ट के बारे में, ठीक है। कंपोस्ट के बारे में, इसके कंप्यूटिंग मेथड के बारे में, कैसे ये काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेफिनेशन पहले आप समझ लीजिए क्या है। मिक्सचर ऑफ डिकेट ऑर्गेनिक मैटर, लीव्स, ग्रास, पील्स, डिकम्पोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी। अभी आपने ये सुना है कंपोस्ट के बारे में, सुना है कि कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट या कंपोस्टिंग के बारे में आपने सुना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कंपोस्ट होता क्या है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट वह जैविक खाद है जो पौधे के अवशेष, पत्तियां, कचरा, गोबर आदि से सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, ये डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज मतलब सराया जाता है, ठीक है। सराने के बाद क्या होता है, तैयार की जाती है, और ये मिट्टी की उर्वरता और संरचना क्या करती है, सुधारती है। सुधारने में ये काम आता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या समझ रहे हैं, अब इसमें हम समझ रहे हैं इसके एरोबिक बैक्टीरिया फंगी क्या होता है। तो आपने कभी सुना है कि बैक्टीरिया कैसे हेल्प करती है हमारे प्लांट्स को या फिर ग्रोथ को बढ़ाने में? आपने कभी सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया या फिर फंगी जो है सूक्ष्म जीवी होते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं और काम करते हैं। ये जैविक पदार्थों को सड़ाने में यानी डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे इसको कहते हैं NITRO, नाइट्रो नाइट्रोसोमनस। ये याद रखिएगा अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है, बैक्टीरिया को। और फंगी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो है एस्पर एस्परगिलस, इसका नाम है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और हम जान लेते हैं कि इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में, क्या रिकमेंडेशंस वगैरह है। तो इंडियन और बैंगलोर मेथड जो है आचार्य 1939 में जो है रिकमेंड किए थे, नाइट सॉइल एंड रिफ्यूज, ठीक है। नाइट सॉइल क्या है? नाइट सॉइल, लाइट सॉइल आपने बहुत बार सुना होगा। तो नाइट सॉइल जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में नाइट सॉइल जो है हमारा, ये हमें क्या करता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा आपको जैसे समझा है कि काउडंग होता है, वैसे ही हम लोग का जो वेस्टेज होता है, जो यूरिन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टूल होता है या कहिए पोटी होता है, उसी को यूज करते हैं, ठीक है, एज ए मैन्योर। शौचालय से जो निकला हुआ मानव मल या मूत्र कह सकते हैं, उसे खाद के रूप में खेत में डाला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सुनने में आपको भले ही गंदा लग रहा हो, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। और इसलिए होता है क्योंकि हम तरह तरह के खाना खाते हैं, और ये वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी के लिए इसे यूज में लेते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसे हम पहले मतलब जैसे ओवरडोज हो गया या फिर ओवरकम हो गया, तो इससे कैसे डिसएडवांटेज क्या है। तो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, जो हम लोगों का जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन होता है, या फिर आप कह लीजिए हमारा जो वेस्ट होता है टूल, वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित होता है। अगर एक प्लांट को अगर हम लोग डायरेक्ट ये अप्लाई कर दिए, दे दिए उसे हम, तो प्लांट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसलिए जो है हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो क्या कहता है, हीप प्रोटेक्शन जो है, न्यूट्रिएंट लॉस, फ्लाई ब्रीडिंग जो है, ये सब जो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेबर को सेव करने में टर्निंग रिक्वायर्ड है, तो ये सब चीजों से बचाता है, ठीक है। लो रेनफॉल एरियाज में हम इसे यूज नहीं कर सकते, तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब समझ लेते हैं इंडियन जो है इंडोर मेथड क्या है हमारा, ठीक है। तो सर एल्बर्ट हॉवर्ड का जो है 1924 टू 26 जो है इनका रिसर्च में चलते हैं, जो कंजर्वेशन जो है वो कैटल यूरिन जो है वो क्या चीज होता है, वो राइस और स्ट्रॉ ब्रीडिंग में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल जो है हमारा, जैसे कि प्लांट रेसिड्यू, डंग, यूरिन और अर्थ वर्म जो है
और वुड एश वाटर जो है वो रॉ मटेरियल में यूज होता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है हार्ड मटेरियल जैसे कि फर्स्ट हम ग्रीन मटेरियल विल्टेड को यूज करते हैं। इसमें लेयर जो है 15 सेंटीमीटर थिक होना चाहिए स्टैकिंग के लिए। स्टैकिंग स्टैकिंग क्या होता है? स्टैकिंग जो होता है, स्टैकिंग का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, स्टेक करना या फिर वो क्या कहते हैं, जिसमें खाद बनाने के लिए गोबर फसल और अवशेष पत्तियों आदि का एक ऊपर एक ढेर जमा किया जाता है। स्टैक जैसे आप ये समझिए ना, ढेर, ऐसे स्टैक, स्टैक लगा दिया गया है, ढेर कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हम पिट साइज जो है, पिट क्या होता है? पिट साइज मतलब होता है ये गड्ढा, ठीक है। तो ये 1 m जो है लिखा हुआ है, 1 m का साइज होना चाहिए। डीप क्या होना चाहिए? 1.5 टू 1.5 टू 2 मीटर वाइड जो है चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें हम फ्लूइडी 10 टू 15 सेंटीमीटर लेयर जो है हम इसमें स्लरी का यूज करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको मेथड दिखा रहा हूँ ये हमने बनाया है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल सा एग्री फेयर जो है, एग्री फेयर के चैनल पे जाना है और इसका प्रैक्टिकल जो है आपको प्रैक्टिकल शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां जाके आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल कैसे खाद बनाया जाता है, सब कुछ हमने उसमें बताया है, तो एक बार जरूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं अदर कंपोस्टिंग मेथड। कंपोस्टिंग आपको बताया है कि कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे खाद बनाते हैं उसकी विधि को कहते हैं, कैसे हम प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं इसे। तो कंपोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां, फसल या फिर अवशेष, गोबर और जैविक कचरे में सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, सड़ाकर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी पहले प्रोसेस क्या होता है, तो अभी हम क्या समझने वाले हैं, इसके पूरी प्रोसेस के बारे में हम समझने वाले हैं। चलिए तो समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारा हेम्प जो होता है, हेम्प क्या होता है? ये जो आपको ब्रिक्स जैसा देखने को मिल रहा होगा, ये देख लीजिए। ये जो है इंडियन इंडोर हेम्प मेथड है। इसमें रेनी रीजन के लिए जो है वो यूज किया जाता है, रेनी रीजन के लिए। क्यों ये हेम्प क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर मान लो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, उससे आपको उठा उठा आपको देखने को मिल रहा है। उठा उठा इसलिए देखने को मिल रहा है, हालांकि ये जो है हमारा हेल्पफुल करता है किस चीज से, अगर मान लो कि ये बारिश होती है, अगर ये ग्राउंड लेवल पे ही रहता है तो इसमें पानी भर जाते हैं, इसलिए इसको स्लोपी ऐसा बनाया गया है, इसमें से पानी जो आएंगे वो नीचे बह जाएंगे, इसलिए इस टाइप का यूज किया गया है, ठीक है। प्रोसेस जो है आपको 20 सेंटीमीटर जो है, आपको पहले ये देख लीजिए, साइज जो है 2 मीटर वाइड होना चाहिए, 1.5 मीटर जो है इसका हाइट होना चाहिए, और 2 मीटर जो है लॉन्ग टेपर्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस जो है 20 सेंटीमीटर जो है कार्बोनिशियस लीव्स जो है, और प्लस 10 सेंटीमीटर नाइट्रोजनस मैन्यूअर होना चाहिए इसमें। उसके बाद रिपीट करेंगे 1.5 मीटर पे। बाकी टर्न जो है हमें, टर्निंग जो है हमें 6 टू 12 वीक में हमें करना है, जो है 4 महीने में आपका ये तैयार हो जाएगा, ये जो खाद का बनाने का जो विधि है सो। तो इसमें हम ये सभी बात करते हैं। इसके अलावा जो है इंडियन जो है कोयम्बतूर मेथड जो है हम इसमें इसमें क्या करते हैं, ये सीढ़ी एरिया है, सीढ़ी। तो ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है या फिर फॉर्म का वेस्टेज जो है हम इसे लोकेट करते हैं, या फिर आप अर्थवर्म का अगर आप शेड देखेंगे ना, तो अर्थवर्म का शेड मैं बता देता हूँ। अर्थवर्म का शेड कैसा होता है, जैसे कि ये नादी जैसा हो गया, और इसमें छेद 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 रहता है, और इसके अंदर गोबर भरे रहते हैं फीलिंग, और इसके ऊपर से जो है कवर किया जाता है, ताकि दूसरे जो है हमारा पेस्ट वगैरह ना अटैक कर पाए, और ये दूसरे चीजों से बचाया जाए, जैसे कि बारिश वगैरह, ये सब चीजों से, इसलिए ऐसा भी बनाया जाता है खाल, ठीक है। तो ध्यान रखिए किस टाइप का जो है पीट बनाया जाता है। यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है, लेयर जो है 15 टू 20 सेंटीमीटर का फार्म वेस्टेज जो है उसका लेयर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर जो है वेट और डंग होना चाहिए, मतलब वेट मतलब भींगा हुआ गोबर होना चाहिए। वाटर जो है 50 टू 60% जो है वो होना चाहिए। मॉइस्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना मॉइस्चर है पहले से आपके काउ डंग में, ठीक है। हेम्प जो है आपको 60 सेंटीमीटर एबव ग्राउंड, हेम्प आपको मैंने बता दिया है क्या होता है हेम्प, तो जो है जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टर विथ मड, प्लास्टर जो है आपको, प्लास्टर जो है घर वाले जो प्लास्टर होते हैं, प्लास्टर साइड से जो है वो कवर करना चाहिए, उसके बीच में ही बनाना चाहिए। तो इस टाइप का जो है वो खाद बनाया जाता है कंप्यूटर मेथड में। तो ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा कॉलेजेस वगैरह में, या फिर घर साइड में, या फिर जो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, उन लोगों के पास भी ऐसा मिल जाएगा, जो लोग यूज करते हैं एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब जानते हैं नारायण राव पंधारी पांडे का मेथड क्या है, NADEP, ठीक है। तो ये है एरोबिक डिकम्पोजिशन नेचुरल एयर फ्लो, ठीक है। ये कैसा होता है, तो टॉप जो है वो प्लास्टर्ड होता है,
किस चीज से, डंग से। सॉइल जो है मिनिमाइज मिक्सचर लॉस जो है वो होना चाहिए, मॉइस्चर लॉस। और जो है इसका मिक्सचर होता है पूरे तरीके से, और इसको कवर करके ये वेंटिलेटेड किया जाता है ताकि इसके अंदर का जो गैस है वो बाहर निकल सके और ये खराब ना हो बनने के लिए। उसके बाद अदर मेथड जो है हमारा एडीसीओ मेथड है, उसके अलावा एडीसीओ पाउडर मेथड है। ये सब मेथड जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमने एग्री फेयर पे बता दिया है बना करके, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे जो है हम बारी बारी से सभी मेथड्स पे जो है वो हम वीडियो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कितने भी प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं, इससे ज्यादा बेटर जो है उसी में आपको देखने को मिलेगा और उसी में समझने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे आइल केक के बारे में। आइल केक जो होता है और जो ग्रीन मैन्योरिंग होता है, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है और आइल केक तो अभी आपको मैंने बता दिया। आइल केक मैन्योर क्या होता है, जो जिससे हम नॉन एडिबल केक्स कहते हैं, जो कि जिसे हम खा नहीं सकते हैं, कैस्टर का, नीम का, ये सब होता है जो आइल केक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जिसको हम खड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। खड़ी, खड़ी आप कह सकते हैं इस टाइप का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है। ग्रीन मैन्योरिंग जो होता है वो होता है, जैसे कि मान लो कि एक प्लांट जो है हमने ग्रो किया है, बहुत सारे जो है क्रॉप, बोलो प्लांट नहीं, क्रॉप्स जो है हमने खेतों में ग्रो किया है, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कट कर देंगे और इसी में क्या कर देंगे, क्रस्ट कर देंगे मिट्टी में, ठीक है। और इसे क्या कर देंगे हम, टीलेज, टीलेज कर देंगे या प्लगिंग कहो, जोत देंगे इसको खेत में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रीन मैन्योरिंग, ये खाद जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सड़ जाएगा मिट्टी में और ये क्या हो जाएगा, खाद बन जाएगा। तो ग्रीन मैन्योरिंग का परफेक्ट एग्जांपल क्या है, ढैंचा। ढांचा जो है, ढांचा जो हमारा है वो परफेक्ट एग्जांपल है ग्रीन मैन्योरिंग का। तो ऐसे प्लांट जिसे हम खेत में ही जोत कर देते हैं तो वो खाद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है, ग्रीन मैन्योर। अब चलिए हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैसे यूज होता है। तो आप नीम केक जो है आपको मैंने अभी बताया कि निम्बियन और निम्बिसाइडिन होता है, इसका नाम जो है वो कहते हैं। और जो इसका अगर हम बात कर लेते हैं कैसे बनता है, तो नाइट्रिफिकेशन जो है इनहिबिटेड होता है, जो कि राइस यील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही हेल्पफुल करता है इस चीज में, ठीक है। एप्लीकेशन जो है आपको पाउडर यूज करना है 15 दिन में, ठीक है। इसका पाउडर बना करके भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप सोइंग से पहले महुआ केक कर सकते हैं। अब महुआ क्या होता है, महुआ देखिए, आप घर में अगर पूछेंगे ना अपनी मम्मी से तो आप समझते होंगे कि महुआ जो होता है, महुआ से आयल निकलता है, ठीक है, आयल के लिए यूज किया जाता है। और महुआ किस टाइप का बना होता है, आपने मोदक या मोमोज खाए होंगे ना, मोमोज तो सभी लोग खाते ही हैं, बहुत लोग खाते हैं। तो मोमोज जैसा शेप का क्या होता है हमारा, महुआ होता है। और ये महुआ, इसका क्या होता है, केक बनता है, ठीक है, केक। तो इसका जो है हमें यूज किया जाता है सोइंग से पहले, बहुत ही ज्यादा जो फायदेमंद होता है खेतों के लिए, ठीक है। इसका पूजा भी किया जाता है, ठीक है। महुआ, आम, महुआ, पीपल, ये सब शादी में पूजा जाता है इसको, जिसमें आप मान लो ये पेड़ है तो इसमें धागा लपेट लपेट करके पूजा किया जाता है। तो आपने देखा भी होगा अगर आप शादी वगैरह में अब जाते हो, पूजा पूजा नहीं होता है, ब्रह्म पूजाने, या फिर गांव में जो है वो निकलते हैं लोग, ठीक है, शादी वाले दिन। तो अब समझ लेते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में आपने बता दिया है आपको कि प्लगिंग जो है अनडिकम्पोज ग्रीन प्लांट्स या टिश्यू जो है सॉइल में, इसको क्या करता है, हम इसको टीलीज कर देंगे और जो है इसको 45 डेज जो है सोइंग से पहले हम रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पहले ही, जो कि है क्या, ढांचा। ढांचा जो है आप याद रखोगे हमेशा, ग्रीन मैन्योरिंग में कुछ भी आया आप लिख दोगे ढांचा, ठीक है, तो नंबर मिल जाएंगे आपको। एल्केली जो होता है सॉइल का पीएच 9+ होता है इसमें, लेकिन प्लांट जूस जो है पीएच 4 पे काम करता है। तो ये पीएच जो है वो रेंज चेंज होते जाते हैं, अगर आप एक प्लांट का पीएच चेक करोगे या फिर आप प्लांट के डिकम्पोज होने के बाद चेक करोगे तो बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के बारे में आपने समझ लिया क्या क्या होता है। तो अभी एग्जांपल के लिए आपको देख सकते हैं, इसमें सन हेम्प होता है, ढांचा होता है, स्वीट क्लोवर होता है, काउपी होता है, क्लस्टर बीन होता है। इतने जो चीजें हैं वो यूज होते हैं। तो देखिए ढांचा जो मेनली है वो हम किस चीज के, जलावन के लिए यूज में ला सकते हैं, इसके डंठल जो है। बाकी जो पत्ते हैं जो इसमें ग्रीन मैन्योर के लिए यूज होगा, सन हेम्प का ऑयल भी निकलता है, स्वीट
क्लोवर का भी यूज आ जाता है इसमें, काउपी का भी यूज आ जाता है, सभी का। तो इसका वेस्टेज जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों चीजें यूज हो सकता है। तो इसमें ज्यादा जो मात्रा है इसमें पाया जाता है और ज्यादातर लोग इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग रेट होता है इसका, इसलिए ज्यादा यूज, ठीक है। और पोनगैमिया वगैरह क्या होता है, ये वगैरह जो आप ग्रीन लीफ मैन्योर जो आप देखने को मिल रहा होगा, ये सब चीजें जो है इस सब में थोड़ा सा जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ये प्लांट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं ये चीजें जो है आप एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर के बारे में आपको पहले बताया है कि एक्चुअल में होता क्या है, जो सभी चीजों का जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर आर फर्टिलाइजर दैट कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो इसमें हम आपको समझा देते हैं, बायो फर्टिलाइजर वैसे जो है जैव और उर्वरक है, ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें हम जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा देते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। तो इसमें रोल क्या क्या है, इसका बायो फर्टिलाइजर का क्या रोल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो सप्लीमेंट जैसा रोल करता है। इसमें आपको जो है 20 to 200 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ईयर में इंक्रीज करता है, ये 15 to 30%। इसके अलावा क्या है आपका, मिनिमाइज करता है केमिकल फर्टिलाइजर। अगर बायो फर्टिलाइजर आप यूज करते हो तो केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है। ये इंक्रीज करता है आपके मिनरल को, वाटर अपटेक को, रूट डेवलपमेंट को, ये सब क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। रूट डेवलपमेंट बढ़ाता है, तो बायो फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है यूज करना। उसके अलावा क्या है, ग्रोथ सब्सटेंसेस, विटामिन बी, आईए, जीए, ये सब क्या होता है, ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे वर्क करता है आपको बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। पीएसबी सोल्यूबल जो है 30 to 50 kg पीटीओ5 हेक्टेयर यील्ड में 10 to 20% ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर मान लो फास्फोरस की बात कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। बायो कंट्रोल जो है डिजीज और एंटीगोनिस्ट होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो यूज करने के बाद आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो है बायो कंट्रोल जो डिजीज होता है उससे निजात दिलाता है, फार्मिंग सिस्टम को सस्टेन करता है। इसके अलावा जो है इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी सही करता है, एज पर फर्टिलिटी को भी सही कर देता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को इनहेंस करता है। ये सब चीज आप जो देखने को मिल रहा होगा, ये सब आपको एक बार ध्यान में रख लेना है। हालांकि आपको ये एक बार आप देख लोगे तो आपको हमेशा ये याद रहने वाला चीज है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं इसमें परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर क्या है, परमानेंट मार्कर ऐसा मार्कर जिससे हम कुछ लिख दें तो नहीं मिटाया जा सकता है ना। परमानेंट मार्कर तो वही होता है। आपको क्या समझ में आता है परमानेंट मार्कर से, देखिए परमानेंट मार्कर की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बायो फर्टिलाइजर की, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर के अंदर क्या कहता है, पहले नाइट्रोजन फिक्सर, उसके अंदर आता है फॉस्फोरस बायो फर्टिलाइजर और अदर्स। तो पहले नाइट्रोजन मिक्सचर क्या होता है, इसमें साइम्बोटिक आता है, एसोसिएट आता है, फ्री लिविंग आता है। तो नाइट्रोजन फिक्सर ऐसे चीजें होती हैं जो आपको डायरेक्ट रूट जोन में वर्क करता है। जैसे साइम्बोटिक में क्या आ जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, रूट में, ठीक है। उसका क्या आता है उसको, इसमें आपको जो एजोला वगैरह आता है, ये ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, एजोस्पोपिलियम जो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज में आ जाता है, ये जोटोबैक्टर वगैरह जो है वो डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने का हेल्प करता है, मतलब सॉइल में, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है वो बढ़ती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या है, फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें आपको सोल्यूबलाइजिंग, मतलब जो सोल्यूबल हो जाता है, मोबिलाइजिंग। मोबाइल आपको पहले बताया, इससे पहले वाले में मोबाइल क्या होता है, जो मोबाइल क्या होता है, जो ओल्ड टू न्यू में जो ले जाने की, जो मतलब यहाँ से दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफर करने की विधि को ही मोबाइल कहा जाता है, ठीक है। तो परमानेंट मैन्योर जो है आपको मैंने बताया था, परमानेंट मैन्योर जो है वो ऐसे खाद है जो लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह में। तो अदर बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पीजीपीआर क्या होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सिलिकेट जिंक सोल्यूबल होता है, बैसिलस पाया जाता है। और इसमें सूडोमोनास जो है
आपको देखने को मिल रहा होगा पीजीपीआर में पाया जाता है। ये अदर फर्टिलाइजर है जिसका अभी आपको इस क्लास में यूज नहीं है, वो आगे आपको सॉइल साइंस वाले जो चीजें में है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं परमानेंट मार्कर के बारे में। आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? परमानेंट मार्कर बायो फर्टिलाइजर जो होता है वो ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिट्टी में लंबे समय तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं और लगातार पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि राइजोम जो है या नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह है, ये तो सॉइल में चला गया, तो जो प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हमेशा क्या लंबे समय तक ये रहेगा, लंबे समय तक रहेगा तो ये प्लांट को निकालेंगे, दूसरा प्लांट को लगाएंगे तो उसमें भी हेल्पफुल करेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि बेनिफिट्स और टारगेट क्रॉप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। राइजोबियम जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। तो आपका जो है ऑल लिग्यूम क्रॉप, इसमें क्या होता है, राजमा को छोड़ के जितने भी लिग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं उसमें आपको यूज होता है। 30 से लेके 100 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है आप यूज में ले सकते हैं। यील्ड जो है 10 to 30% जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एजेटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग है, ये कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल जो अल्कलाइन सॉइल होता है, सप्लाई जो है 20 से 40 मिलीग्राम आपको यूज करना है, ठीक है। कार्बन जो होता है यूज करना है आपको ग्रोथ सब्सटेंसेस यील्ड के लिए। क्रॉप जो है जिसमें मस्टर्ड, सनफ्लावर, शुगर केन और टोमेटो में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके बाद जो आ जाता है हमारा एजोस्पिलम। तो ये जो एस्पिरिलम जो है हमारा, ये क्या करता है, 20 से 40 केजी जो है नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है इंक्रीज करता है। मिनरल वाटर अपटिक जो है वो बढ़ाता है, रूट की डेवलपमेंट करती है, जिसमें राइस, शुगर केन, पर्ल, मिलेट और व्हीट वगैरह जो है वो शामिल है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि किसमें क्या हेल्प करता है, कौन सा जो सब्सटेंस है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जिसकी जो है वो यूजेस है और क्या क्या चीज में इम्प्रूवमेंट करता है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं परमानेंट मार्कर के बारे में। सॉरी, परमानेंट, अब हम जान लेते हैं परमानेंट मार्कर के मेथड के बारे में, बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें आपको, इसमें भी ऐसे ही दिखाया गया है कि कहाँ पे किसका ज्यादा यूज है, राइजोबियम ग्रुप में क्या क्या देखने को मिलता है। तो होस्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं पी में। तो इसमें पी लेंटिल में आपको नाइट्रोजन फिक्स करता है केजी पर हेक्टेयर 62 to 132। तो ये ग्राफ का क्या करोगे, आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख दोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे बताने वाला है नहीं। बाकी मैं आपको कुछ कुछ चीजों जो है वो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, ठीक है। क्या क्या होता है वो अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जानना जो है वो जरूरी है कि कैसे ये काम करता है और क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि बीजीए मतलब क्या होता है, तो बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन अलगी होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। और एजोला तो आपने जाना ही होगा, एजोला के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। एजोला एक ऐसा छोटा जल में तैरने वाला फॉर्म होता है, एक्वेटिक फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये राइस की क्रॉप में, क्योंकि राइस जो होता है ज्यादातर पानी में ही होता है, पानी लगे हुए वाले खेतों में ही होता है। पहले भी जब रोपा जाता है उस टाइम भी कदवा किया जाता है, पानी रहता है, तभी राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। अब आपको, अब क्या समझना है, आपको समझ लेना है राइजोबियम क्या होता है। तो राइजोबियम जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, राइजोनियम एक बैक्टीरिया है, बायो फर्टिलाइजर है, जो कि दलहन फसलों में यूज किया जाता है, जड़ों में नोडल्स को मजबूत करने के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम जान लेते हैं एजैक्टोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है? तो एजोटोबैक्टर जो है ये हमारा क्या चीज में हेल्प करता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अगर आपने एग्रीकल्चर छुआ है तो। एजोटोबैक्टर एक ऐसा मुक्त रूप में रहने वाला फ्री लिविंग होता है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो पहले से प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पौधों को उपलब्ध कराता है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। चलिए अब अगला जो है हमारा क्या है, पीएसएम। पीएसएम सीड कभी आपने सुना है? अगर सुना होगा तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए। पीएसएम का मतलब होता है फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यह बायो फर्टिलाइजर है जो कि मिट्टी में उपस्थित रहता है, ठीक है, जो कि फास्फोरस को घुलनशील बना करके पौधों में उपलब्ध कराता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या क्या चीज होता है। लास्ट जो हमारा है वो मैं आपको बता देता हूँ, भैम। VAM, भैम जो है इंक्यूलेशन ऑफ सीडिंग्स कोटेड
इन सॉइल, ठीक है। ये क्या होता है? भैम का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, भैम का मतलब होता है वेसिक्यूलर, ठीक है। वेसिक्यूलर एर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ये माइकोराइजा एक तरीके का क्या है हमारा? माइकोराइजा फंगस है। ये याद रखेंगे, जो भी कोई भैम की यूज हुआ तो भैम का नाम जो आएगा वो किस चीज में आएगा? फंगस में आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसके साइकिल के बारे में। अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्शन साइकिल के बारे में आपको समझने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको जो तस्वीरें देखने को मिल रही होगी इस तरीके का, ये जो है हमारा साइकिल है पूरी तरीके से, जिसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया एक रैबिट है, कैसे क्या काम करता है, कैसे अमोनिया वर्क करता है, कैसे प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे प्लांट में जाता है, कैसे नाइट्रेट फिक्स करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल क्या होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल का नाइट्रोजन N2 का सूक्ष्म जीव पौधे में उपयोग होता है, उस रूप में उपयोग होता है जहां पे अमोनिया या फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल कहते हैं। हवा, हवा यहाँ हमारा क्या चीज आएगा यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये हवा में, जैसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर जो है हमारा एरोबिक, ये हमारा रैबिट है, ये प्लांट को ग्रहण करता है, ये खाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। बैक्टीरिया लिविंग, जो लिविंग रूट्स है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक में ट्रांसफर होता है, यहाँ से वापस से जाता है, एमोनियफिकेशन होता है। एमोनियम जो होता है यहाँ से नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, यहाँ से क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन से बैक्टीरिया वापस से क्या आता है? इनटू में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, वापस से इसमें प्लांट में जाता है। प्लांट जो है ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है प्लांट को ग्रहण करता है। तो इस टाइप का जो है वो साइकिल जो है वो चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जेट ब्लैक जो है अमोनिया नाइट्रेट, ये कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये आप ध्यान रखिए। एस्परगिलस जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। सूडोमोनस जो है हमारा, सूडोमोनस या फिर एरोगिनोसा जो है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्स करता है 50% वाटर लॉग्ड सॉइल में, ठीक है। तो रिड्यूस कर देता है। चलिए आप समझते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएम, तो आईएनएम या फिर आईपीएनएस क्या होता है? ये मेंटेनेंस या फिर एडजस्टमेंट होता है सॉइल फर्टिलिटी या फिर प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में ऑप्टिमम लेवल, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा पहुंचाना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी तरीके का ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से पहुंचाना ही आईएनएम के अंदर आता है। वाई आईएनएम, आईएनएम का यूज क्या है? द कॉन्टेक्स्ट जो है नीड फॉर कंटिन्यू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बरकरार रखने के लिए आईएनएम का यूज है। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इनएडुकेट तरीके से हो उसके लिए ये यूज है। आईएनएम का बता दिया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। न्यूट्रिएंट का सही तरीके से मैनेजमेंट ही आईएनएम कहलाता है। डिमांड सप्लाई गैप जो है 10 मिलियन टन है, उसको पूर्ति करना। प्राइस हाइक जो है वो बढ़ जाता है तो उसको यूज करना, मतलब इसकी जरूरत क्यों है ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फर्टिलाइजर जो है वो खुद सस्टेन्स नहीं कर सकता है। हाई प्रोडक्टिविटी के लिए आपको आईएनएम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर कंबाइन आप खेती करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगी। अब समझ लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ आईएनएम। तो पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? बायो फर्टिलाइजर है। कॉस्ट इफेक्टिव है, राइजोबियम मीट करता है 80% जो कि नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है। वही फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनएडुकेट और इम्बैलेंस्ड यूज में लो एफिशिएंसी रेट में ये पाया जाता है, इसलिए क्रॉप रेसिड्यू जो है हमारा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। बर्निंग प्रिवेंट करता है, पोल्यूशन से बचाता है। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर क्रॉप रेसिड्यू अगर आप खेत में छोड़ देते हैं, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आप देखते होंगे बहुत ज्यादा जो है वो बर्निंग के केसेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा तो वातावरण का नुकसान होता ही है, साथ में क्या होता है खेत में भी नुकसान आता है। अगर हम खेत में जलाते हैं तो हमारा मिट्टी का जो भी मान लो कि हमारा अर्थ फ्रेंडली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम कह लें कि हमारे जो केचुआ वगैरह है वो क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है, मर जाता है। तो इसका यूज करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस चीज का यूज करना है। और उनके पास भी एक दो चारा नहीं है कि हम
खेत में नहीं जलाए तो वो बेचने की, क्योंकि उनको इतना कम रेट में मिलता है उनको भूसे, या फिर रखने की जरूरत जगह नहीं होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रेफर जला देते हैं। और वो सोचते हैं कि कार्बन एज ए हम यूज कर लेंगे खेत में। कुछ मामला में तो सही है, लेकिन ज्यादातर मामला में वो क्या होता है, वो गड़बड़ हो जाता है, हमारा खेत जो है लॉन्ग टाइम के लिए फर्टाइल नहीं रहता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर जो है हमारा कंपोस्ट, FIM, स्लज वगैरह जो है वो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा लिग्यूम्स जो है हमारा फर्टिलिटी स्टोर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जैसे कि ग्रीन मैन्योर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब। तो सबको मिला करके जो हमारा एक कंटेंट जो हमारा बचता है, हमारा मिलता है जो हमारा एक जगह पे, उसको क्या कहते हैं, INM। तो ये सब कंपोनेंट से मिला करके INM ही कहलाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन, सॉलिड फर्टिलाइजर और परमानेंट मार्कर के बारे में। तो सॉलिड फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या आता है, पहला जो है ब्रॉडकास्टिंग आता है, प्लेसमेंट, बैंड प्लेसमेंट और पेलेट। तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या आता है, बेसल एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग। तो अभी एक एक चीज करके हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये सब काम कैसे करता है। तो बेसल एप्लीकेशन होता है, ये सोइंग टाइम में मिक्स किया जाता है सॉइल में। अब आप ये पूछोगे कि ये प्लेसमेंट का काम क्या है, ये बैंड प्लेसमेंट का काम क्या है, ये सब आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप समझ लीजिए बेसल एप्लीकेशन। तो बेसल एप्लीकेशन सरल शब्दों में जो बुआई में मिट्टी में दी जाने वाली खाद होती है उसे बेसल कहते हैं। मतलब मान लो कि जो बेसल एप्लीकेशन है, बुआई से पहले आप क्या देते हैं, DAP। DAP का फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना। तो ये यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, FIM, फार्म यार्ड मैन्योर। तो कभी भी आप बुआई करते हैं उससे पहले आप खाद डालते हैं ना, ताकि हमारा जो बीज है वो सही तरीके से अंकुरित हो, सही तरीके से ग्रो हो, सही तरीके से बढ़े, इसके लिए, ठीक है, क्रॉप अच्छा हो। उसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप ड्रेसिंग। तो टॉप ड्रेसिंग जो है वो हमारा कहाँ यूज होता है, टॉप ड्रेसिंग आपको पता होगा कि टॉप ड्रेसिंग का यूज जो है वो सोन क्रॉप्स के बाद पैडी व्हीट में रैपिडली नाइट्रोजन के अवेलेबल करने में होता है। सरल शब्दों में समझे तो फसल उगाने के बाद ऊपर से दी जाने वाली खाद को क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। सिंपल समझिए, टॉप मतलब ऊपर, ठीक है, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर ड्रेसिंग मतलब ऊपर से डालना, ठीक है, ऊपर का चीजों को कवर करना, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए। उसके अलावा क्या है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जो है प्लग सोल प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, सोल प्लेसमेंट जो है, डीप प्लेसमेंट भी जरूरी है, लोकलाइज प्लेसमेंट भी जरूरी है। तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको भी आप डिफाइन कर देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है प्लेसमेंट का मतलब। प्लेसमेंट कहीं ज्यादा प्लेस करने का जो जगह है, सोल प्लेसमेंट वह विधि है जिसमें उर्वरक फर्टिलाइजर को हल की निचली परत जो होती है उसमें रखा जाता है, ताकि पौधे की जड़ें और धीरे धीरे पोषक तत्व मिलते रहे। उदाहरण के तौर पे अब बता देता हूँ, खेत की जुताई के समय जो है वो फॉस्फेट उर्वरक को हल्की गहराई में डालना, ठीक है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब होता है प्लेस करना किसी जगह पे, जैसे कि ये प्लांट है और यहाँ पे हमने प्लेस किया, इसे क्या कहेंगे, प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हील प्लेसमेंट, रॉ प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट का ही है रूप, जो आपको पता होगा सॉलिड फर्टिलाइजर। जैसे कि मान लो ना, आपको सिंपल से फिर से बता ही देता हूँ। चलो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, ठीक है, सरफेस हो गया। ये हमारा नीचे का क्या है, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है। ये हमारा क्या है, रूट्स है ना, रूट्स। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ आपको लेके जाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर क्या होगा हमारा, ये प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट बना दिया हमने। चलिए, ये प्लांट हो गया ग्रो, ये पत्तियां दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ प्लग की मदद से, यहाँ खुरपे की मदद से, छोटे छोटे प्लांट तो खुरपे की तरफ से पहुंचा नहीं सकता है, फिर भी बहुत कम हो, तो यहाँ पे जो हम सॉलिड जो है खाद प्लेस करते हैं, इसी क्या कहते हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर प्लेसमेंट। ये अलग अलग प्लेसमेंट के क्या है हमारा, इतना जो भी देखने को मिल रहा है, ये हमारा मेथड है, तरीका है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। आपने तो ये समझ लिया, मेथड भी समझ लिया, ओवर द फील्ड आपको अप्लाई करना है, ठीक है, लार्ज डोजेस के लिए जो है अप्लाई करते हैं। तो डिसएडवांटेज जो है आपको, रूट कांट फुली यूटिलाइज, जो है यूजर जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है। वीट जो है, वीट का ग्रोथ क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट हमारा मेन क्रॉप है,
बगल से बीड निकल गए हैं। अगर यहाँ पे आप सॉलिड फर्टिलाइजर दोगे तो बगल वाला भी तो ले लेगा ना भाई, ये भी तो ग्रोथ होगा, ये भी तो खाएगा, है ना। खाना आप दोगे दोनों को, तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक ने ही खाना है, दोनों ने खाना है। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स फिक्स इन सॉइल, जो लार्ज कॉन्टेक्ट मास में आप देते हैं तो वो है सॉइल में ही फिक्स हो जाता है, रूट तक नहीं पहुंच पाता। तो ये भी डिसएडवांटेज एक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्लेसमेंट के बारे में। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्लेसमेंट आपको बताया किस तरीके से होता है, तो चलिए आपको डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको फिगर पे ज्यादा ध्यान देना है। प्लेसमेंट जो है पोजीशन रिलेटिवली सीड और प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पहला जो आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, फर्टिलाइजर बैंड जो है, आपको नीचे फर्टिलाइजर डालना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से बॉटम में फॉरो बना लेना है और वहां से प्लांट को लगा देना है, ठीक है, ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके। उसके बाद सेकंड क्या है, लोकलाइज प्लेसमेंट जो है वो ड्रिलिंग की तरह से आप इसको फर्टिलाइजर को ऐसे फर्टिलाइजर जो है वो ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा का क्या है, डीप प्लेसमेंट जो है एमोनिकल इन रिडक्शन जोन इन पैडी। पैडी में क्या आता है, तो एमोनियम का ऐसे बॉल जो है नीचे डाले जाते हैं ताकि एमोनिया यहाँ पे फिक्स हो सके। उसके अलावा जो है हम आपको बता देते हैं कि ये एक और तरीका है पैलेट एप्लीकेशन इन पैलेट बैठाने का, जो हम साइड वाइज जो है फर्टिलाइजर हम देते हैं रॉ टू रॉ। और हमारा क्या होता है, एक साइड ड्रेसिंग भी होता है मेज में। मेज वाले क्रॉप में क्या होता है हमारा, मेज वाले क्रॉप में होता है हमारा ये साइड ड्रेसिंग। दोनों रॉ के बीच में ये देख सकते हैं, बीच में जो दिखने को मिल रहा है इस टाइप का क्या करते हैं हम, यहाँ पे फर्टिलाइजर प्लेस करते हैं। तो फर्टिलाइजर प्लेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब हम समझते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन लिक्विड एंड एरियल। लिक्विड तो आपने समझ गया होगा, एरियल जो ऊपर की तरफ से यूज किया जाता है। लिक्विड फर्टिलाइजर में अब क्या क्या आ जाता है, स्टार्टर सॉल्यूशन जो होता है हमारा। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्टिगेशन क्या होता है, फोलियर एप्लीकेशन, इंजेक्शन क्या होता है, एरियल क्या होता है। तो अपने भाषा में समझा, आसान भाषा में, तो स्टार्टर सॉल्यूशन जो होता है इसमें एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस पाया जाता है। रेशियो 1:2:1 होता है या फिर 1:1:2 हो सकता है, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग और वेजिटेबल्स के लिए रैपिड एस्टेब्लिशमेंट यूज होता है टाटा एप्लीकेशन। फॉलियर जो होता है एप्लीकेशन वो स्प्रे में यूज होता है, ठीक है, जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब करता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें यूज करता है, ठीक है। गुड जो है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, ब्रोन होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है, ये सब पाए जाते हैं। यूरिया जो है 2 to 6% क्या है कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा, जो है वो ब्यूरेट में मस्ट होता है, ठीक है। फर्टिगेशन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन। तो फर्टिगेशन क्या होता है, मान लो कि हमारा ये पॉट है या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है हमारा ग्रीन हाउस के अंदर है, और यहाँ पे हमें पानी डालना है। तो पानी कैसे डालते हैं, ये मान लो हाइड्रोपोनिक्स ही है समझ लो। तो फर्टिलाइजर को क्या करते हैं हम, फर्टिलाइजर को हम पानी में मिला देते हैं और इसे हम अप्लाई करते हैं प्लांट में, जिससे क्या करते हैं हम, फर्टिगेशन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, फर्टिलाइजर जो होता है वो पानी के साथ दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। इंजेक्शन इनटू सॉइल क्या होता है, इंजेक्शन इनटू सॉइल जो होता है वो एमोनिया का होता है। एक नैरो फोरो बनाया जाता है जिसके बीच में 15 सेंटीमीटर डीप किया जाता है, जिसमें फोरो में हमें फर्टिलाइजर जो है वो बहाया जाता है। डायरेक्ट हम प्लांट को देंगे, डायरेक्ट जड़ में देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सूखने की चांसेस रहेगी। तो ऐसा हम देंगे थोड़ा डिस्टेंस में ताकि रूट्स जोन तक पहुंच पाए और धीरे धीरे क्या करें, ले पाए। एरियल एप्लीकेशन क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट हिली एरियाज में, जो फॉरेस्ट वगैरह में, शुगर केन में ऊपर की तरफ से क्या होता है, हमें फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं जो है ऊपर तरीके से, ताकि वो जाके उन लोग के पास पहुंचे और वो ग्रोथ हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, एक और बात जो है मैं आपको बता देता हूँ कि एग्री फेयर का हमारा जो चैनल है, इस पे आप प्रैक्टिकल तो देखेंगे, हालांकि एग्रीफेयर.in पे जब आप चले जाएंगे, ये वेबसाइट है हमारा, वेबसाइट पे तो आपको फ्री में जो है बुक वगैरह देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत सारे क्विज वगैरह है वहां पे। आप बात कर लेते हैं, डिक्शनरी वगैरह भी है, बहुत कुछ जो है वहां आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो मस्ट है आपका, एक बार जरूर विजिट करें, फ्री में बुक्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।